हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। आप सभी का स्वागत है ओके इंग्लिश एकेडमी पर एक बार फिर से। और आप सबों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैराथन। आप लोगों ने कहा था कि सर जैसे बुक का आपने रेनबो जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो कोर बुक है हमारी, जैसे उसके प्रोज पोएट्री सेक्शन का एक ही वीडियो में पूरा मैराथन था, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, बिल्कुल उसी तरह से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी करवा दिया जाए। ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ये आपकी दूसरी बुक है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक में से, जो कंपलसरी है पढ़ना इसको। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप ना पढ़ें। ये मैंडेटरी है कि आपको पढ़ना है, इसलिए ए टू जेड स्टूडेंट चाहे वो किसी भी फैकल्टी से हो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को जरूर पढ़ेंगे। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल इसमें 6 चैप्टर्स हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवल, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। There are total 6 chapters in story of English, which is mandatory for each and every students. They have to study whether they are from science, arts or commerce. So start करते हैं हम लोग, आते हैं पहले चैप्टर की तरफ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ओल्ड इंग्लिश, और इस ओल्ड इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है ये आपको बताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओल्ड इंग्लिश का मतलब इंग्लिश को 3 हिस्से में बांटा गया है एज के अकॉर्डिंग: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो इसका जो वो ईयर है, जो पीरियड इसका तय किया गया है वो है 449 to 1066। 449 से लेकर 1066 ईस्वी तक ये स्टार्टिंग पीरियड है, और ये ओल्ड इंग्लिश का लास्ट पीरियड है 1066। अब देखो यहाँ ये जो आखिरी साल था वो वही था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है 449 एडी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंग्लो सैक्सन्स वर डॉट डॉट पीपल। आपको मालूम है कि एंग्लो सैक्सन किसको कहते हैं? वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहो आप लोग। और दूसरी चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस बात को मान लें कि पूरे बिहार में चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जहां पढ़ना है पढ़ो, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो आपको ओके इंग्लिश एकेडमी पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे अच्छी इंग्लिश की क्वालिटी ओके इंग्लिश एकेडमी पर मिलती है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ इंग्लिश का कोर्स लेने पर हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत का कंप्लीट कोर्स फ्री दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज हमें 6 चैप्टर पूरे करने हैं। उसके अलावा मैंने एक और चैप्टर अपनी तरफ से उसमें आपके लिए बनाया है जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा, वो अभी आप देखेंगे। वीडियो लाइक करके शेयर कर दें। हर एक स्टूडेंट जो पिछली क्लास में थे मैराथन में रेनबो वाली बुक के, उनको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए भी बुला लें। और ऐसा ही सेशन हम ग्रामर के लिए 2 और सेशन रखने वाले हैं। द एंग्लो सैक्सन्स, ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, ये सबसे पहले इंग्लिश जान लो, ओरिजिनली ये इंग्लैंड की भाषा नहीं है, ये जर्मनी की भाषा है। क्योंकि इसके शुरू करने वाले जो लोग थे वो जर्मनी के थे। एंग्लो सैक्सन्स और सेल्टिक, मतलब एंग्लो सैक्सन्स और ये ज्यूट हैं, है ना, ये 3 जातियां थी। ये इन लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक किया और वहां अपनी भाषा उन्होंने शुरू किया जो मिले जुले रूप में इंग्लिश कहलाती थी। तो ये जो एंग्लो सैक्सन है यही लोग एंग्लो सेल्टिक भी कहलाते हैं। ये जर्मनी के लोग थे, ये लोग जर्मनी के लोग थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर? डायलेक्ट का क्या मतलब है? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। अब जैसे आज क्या कहा जाता है, इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। अगर आप बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट्स योर नेम, पूरी दुनिया में इससे काम चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अब देखो डायलेक्ट क्या होता है। जैसे आप बात करो हिंदी की और भोजपुरी की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। आप बात करो हिंदी की और मैथिली की, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये हिंदी का एक डायलेक्ट है। अगर भोजपुरी की बात करते हैं तो
बोली, रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, मूल भाव वही रहेगा। ठीक है, तो टोटल इसके जो डायलेक्ट है ना वो 4 डायलेक्ट थे ओल्ड इंग्लिश के। क्या थे? 4 डायलेक्ट। और इन 4 डायलेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो 4 डायलेक्ट थे। क्या था उसमें? केंटिश था, नॉर्थम्ब्रियन था, ईस्ट मिडलैंड था, है ना, ये था ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन। आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश? देखो, केंटिश भी है, ये नॉर्थम्ब्रियन भी है, अमेरिकन भी है। ये नॉर्दर्न नहीं है, साउदर्न नहीं है, ये सब मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट सब है। नॉर्दर्न हो या फिर साउदर्न हो या फिर ईस्ट मिडलैंड हो या फिर वेस्ट मिडलैंड हो या फिर केंटिश हो। वेस्ट मिडलैंड या फिर केंटिश या फिर केंटिश। ये देखो, यहां से जो देख रहे हो, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश, ये जो 5 दिख रहे हैं, ये पांचों के पांचों मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट थे। मिडिल इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे तो बोलना 4, मिडिल इंग्लिश में कितने थे तो बोलना 5। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट 5 कौन कौन थे? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, केंटिश। और ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट कौन कौन थे? तो केंटिश है, नॉर्थम्ब्रियन है, अमेरिकन है और वेस्ट सैक्सन है। ये जो है ना 4 डायलेक्ट थे ओल्ड इंग्लिश के। आगे बढ़, और एक चीज और, ये अगर पूछा जाए कि अभी की जो इंग्लिश है वो मिडिल इंग्लिश के किस डायलेक्ट से निकली, तो आप बोलना ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से निकली। ये सब आप तब पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे होगे, जब लिंग्विस्टिक की पढ़ाई करोगे तो इन चीजों को पढ़ोगे। र्यूनिक अल्फाबेट जो है वाज द मेन फीचर ऑफ, र्यूनिक अल्फाबेट कौन सी इंग्लिश का मेन फीचर है? तो ओल्ड इंग्लिश का, जिसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हुआ करता था। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नॉर्मन्स बिलोंग टू, नॉर्मन कहां से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्मन बिलोंग करते हैं फ्रांस से। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का। ओल्ड इंग्लिश का जो साल है 449 जब शुरू होता है, तो ये जर्मनी के अटैक से शुरू होता है। 449 में इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत होती है जर्मनी के आक्रमण के बाद, और 1066 में इसका खात्मा होता है, एंड होता है फ्रांस के अटैक के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखोगे। जर्मनी में के जो लोग थे जिन्होंने अटैक किया वो एंग्लो सैक्सन कहलाते थे, और फ्रांस के वो लोग जिन्होंने अटैक किया वो नॉर्मन्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे बेटा? नॉर्मन्स कहलाते थे। फ्रांस के वो लोग जिन्होंने अटैक किया नॉर्मन्स कहलाते थे, और जर्मनी के वो लोग जिन्होंने अटैक किया वो एंग्लो सैक्सन कहलाते थे। 449 में इंग्लिश शुरू हुई, ओल्ड इंग्लिश 1066 में खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी इंग्लिश स्क्रीन के सामने, द पीरियड ऑफ विच किंग। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में भी, हालांकि ओल्ड इंग्लिश उतना जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, समझ में लोगों को उतना नहीं आता था, उसकी अच्छी स्पेलिंग और वोकैबुलरी नहीं थी, रिच ग्रामर नहीं था, लेकिन फिर भी उस दौरान एक राजा थे जिनका नाम क्या था ये आपको बताना है। उनके एज को ओल्ड इंग्लिश में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं, पता है 15 नंबर का पूरा सवाल है इसका, और अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। वो जो आता है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 नंबर वाला, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही आता है, वो रेनबो से आमतौर पर आता भी नहीं है। जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो बेटा यहीं से आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और इतना ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 इससे रहते हैं। इसके अलावा जो है लगभग 8, 7, 8, 10 ऑब्जेक्टिव भी इससे रहता है, इसीलिए इस पे भी फोकस करना है। द पीरियड ऑफ विच इंग्लिश इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो किंग अल्फ्रेड का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था आपको बताना है, जल्दी से बताओ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, यानी कि इंग्लैंड पर आक्रमण कब किया था फ्रांसीसी लोगों ने, नॉर्मन्स ने।
ये नॉर्वे की, स्वीडन की, वो फ्रांस की जो मिली जुली सेना है, इन्होंने 1066 में इंग्लैंड पर आक्रमण किया, इसीलिए इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। और इतना ही नहीं, इसको हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ही नहीं, बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो जान रहे होंगे बैटल ऑफ हेस्टिंग के बारे में। 1066 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द एंड ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश एक्सपीरियंस द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी। कौन सी इंग्लिश है, कौन सी इंग्लिश है जिसके लास्ट में लगभग 1 सेंचुरी का गैप रहा, उसके बाद 1 शताब्दी का, लगभग 100 साल का गैप रहा। मैं यहाँ पर तीनों इंग्लिश का, तीनों एजेस का मैं वो ब्यौरा दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बाद जो है लगभग ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी का यानी 100 साल का गैप रहा है। अभी 2022 है, चलो मान लो 2022 तक। 449 से 1066 तक ओल्ड है, 1150 से 1500 तक मिडिल है, और 1500 से अब तक जो है ये मॉडर्न है। तो आपको बताना है कि किस इंग्लिश के बाद 100 साल का गैप रहा। यहां 1500 है तो ये भी 1500 है, लेकिन यहां 1066 है ओल्ड, तो फिर इसको तो शुरू होना चाहिए था ना 1066 से, लेकिन नहीं हुआ 1066 से स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ 1150 से। इसका मतलब है कि इसके बीच में लगभग 100 साल का गैप रहा है बेटा। ये वाला करेक्ट आंसर है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के बाद 100 साल का गैप रहा है। आगे चलो, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। मुझे मालूम है कि ओल्ड इंग्लिश बेटा बहुत, ये सॉरी ओल्ड इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश डिफिकल्ट है। तो इसको आपको, ये चूंकि आप लोग बार बार पढ़ते हैं ना किसको, वो रेनबो को, तो याद रहता है, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप बार बार नहीं पढ़ते। मैं किसी दिन अगर मौका मिले तो इसका मैं आपको नोट्स के साथ पूरा पढ़ा दूंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। उसका भी एक मैराथन रख लेंगे, पूरे 6 के 6 चैप्टर को एक दिन पढ़ लेंगे, फिर समझ में आएगा, क्योंकि बिना इसकी थ्योरी के ये समझ में आने वाला नहीं है। बस आप लोग इस चैनल के साथ अपना सपोर्ट बना के रखो, अपना प्यार बना के रखो। बिहार में एक लौता ही तो चैनल है जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत सब पढ़ाता है। मैथिली और संस्कृत वाले बच्चे अगर दर दर भटक रहे हैं तो बेटा भटकने की जरूरत नहीं है। ओके इंग्लिश एकेडमी अभी इसने ऑफर अनाउंस किया है, क्रैश कोर्स 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। आज 23 है, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 24 एंड 25। अगर आप क्रैश कोर्स अटेंड करना चाहते हैं तो लास्ट चांस 399 में कोर्स से जुड़ने का, और आप लोग प्ले स्टोर से जाकर ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करें, और इंग्लिश के साथ मैथिली, हिंदी, उर्दू और संस्कृत का पेपर आपको फ्री मिलेगा, कंप्लीट तैयारी। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर इसके साथ 10 बार भी वी लगा दो तो कम है, क्योंकि बेटा पिछले 5 साल में ये सवाल 3 बार पूछा जा चुका है, चाहे साइंस कॉमर्स वाले हों या आर्ट्स वाले हों, सबको। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन से क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज छोटी है, बच्ची है, यंगर है अभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पे जो 2 बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है, एक उसमें से लैटिन था और दूसरा उसमें से स्कैंडिनेवियन था। 2 प्रभाव रहा था, एक लैटिन और दूसरा स्कैंडिनेवियन। प्रभाव का, इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि उन 2 भाषाओं से बहुत सारे वर्ड इस भाषा में लिए गए, एक लैटिन भाषा से और एक स्कैंडिनेवियन भाषा से। अगला है, एंग्लो सैक्सन कहां से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे, वहां की वो ट्राइब थे, वहां के ट्राइब कहते हैं आदिवासी को, वो लोग आदिवासी थे। मतलब अंग्रेजी सभ्य लोगों की भाषा नहीं थी, आदिवासियों की भाषा थी, और इंग्लैंड की भाषा थी भी नहीं, जर्मनी की भाषा थी। ये जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है ना, वो कब से कब तक का है? 449 से 1066 तक का है। अगर किसी को लग रहा था
कि बहुत लंबा ये सेशन जाने वाला है, तो बेटा बहुत लंबा जाने वाला नहीं है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका हो गया है खत्म और अब हम शुरू करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश, यानी आपका दूसरा चैप्टर। ये वाला सेशन आज से पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इतना लंबा सेशन पहले कभी नहीं हुआ था। आप लोगों के लिए हमने इस सेशन को रखा है और अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर। ये आप लोगों के डिमांड पे था और बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का सेशन। और आज के बाद से आप लोग लगातार जो है वो क्या बोलते हैं ओके इंग्लिश एकेडमी से बने रहें। किसी दिन आपको इंग्लिश का मैराथन मिलेगा, किसी दिन हिंदी का मैराथन मिलेगा, किसी दिन बुक होगा, किसी दिन ग्रामर होगा। और अच्छा हाँ, जिस दिन इंग्लिश का मैराथन होगा उस दिन हिंदी का नहीं होगा। जैसे कल शाम में 7 बजे हिंदी का मैराथन होने वाला है, तो आप सभी तैयार रहेंगे। मैम आपके लिए हिंदी का मैराथन लाने वाली हैं। एक ही वीडियो में पूरा प्रोज खत्म, फिर एक दिन पूरा पोएट्री खत्म, फिर एक दिन आधा ग्रामर खत्म, फिर एक दिन आधा ग्रामर खत्म। तो ओके इंग्लिश एकेडमी पे बने रहो, बिहार की सबसे बड़ी लैंग्वेज एकेडमी से। हम दूसरे किसी सब्जेक्ट का भार नहीं लेते, लिटरेचर कराएंगे, लैंग्वेज कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन यहां पे बनाते हैं हम, भाषा का, लैंग्वेज का। और वन मोर थिंग कि जिन स्टूडेंट्स को भी आर्ट्स करना है वो रॉकविल एजुकेशन पर जरूर चले जाएं। आर्ट्स के स्पेशलिस्ट टीचर वहां पे पढ़ाते हैं। वो सभी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी फैकल्टीज पढ़ाते हैं वहां पे। अभी आर्ट्स की एक और फैकल्टी आ रही है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के अलग टीचर हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के अलग टीचर हैं, सब पढ़ा रहे हैं उसको। मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से स्टार्ट होता है? मैंने अभी बोला 1066 में एंड तो होता है ओल्ड इंग्लिश, लेकिन मिडिल इंग्लिश शुरू नहीं होता है 1066 से। मिडिल इंग्लिश शुरू होता है 1150 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जो 1066 का साल है ना, उस साल कौन सी इंग्लिश खत्म होती है ये आपको बताना है। सवाल ठीक दूसरे तरीके से पूछा गया है, आपको बताना है 1066 में कौन सी इंग्लिश एंड होती है, तो वो एंड होती है ओल्ड इंग्लिश मेरे भाई। अगला सवाल है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। समझते हो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या होता है? ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट समझते हो? अगर 2 नंबर में आ जाए तो क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट इफ इट इज आस्क्ड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, इफ इट इज आस्क्ड यू एज शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बल्कि पूछा जाता नहीं बेटा, पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं। इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, तो इंपॉर्टेंट तो ऐसे ही हो गया। तो आप बोलोगे द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग वॉवेल इन इंग्लिश इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से SIT sit, then there is it is not stretched, it's not so long, it is not when you pronounce this word, then it doesn't take much time. But when you say fine, Skype, like fly, then these words take time. This is the introduction of long vowel into English. ठीक है, तो ये जो है ना ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से टेक्निकली जाना जाता है। तो आप तो मिडिल इंग्लिश आंसर कर देंगे, लेकिन अगर मिडिल इंग्लिश में भी पूछा जाए अर्ली मिडिल या लेटर मिडिल, देन द करेक्ट आंसर विल बी लेटर मिडिल। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट वॉवेल। यू हैव टू से, अभी जो मैंने कहा है आपको बताना है, आइस, कट, फ्राई, ड्राइव, इसमें से शॉर्ट वॉवेल कौन है? तो कट, कॉमन सेंस से कोई भी बता सकता है, एनी वन कैन से, इट्स कॉमन सेंस, CUT कट is a short vowel. The next question is, Piers the Plowman is written by. Who is the writer of Piers the Plowman? Who is the writer of Piers the Plowman? Piers the Plowman का राइटर कौन है आपको बताना है, जल्दी, क्विक सर्विस। पायर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, बेटा पायर्स द प्लोमैन लैंगलैंड का लिखा हुआ है। पायर्स द प्लोमैन बहुत फेमस बुक है, बार बार पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लगा दूंगा उस पे VVI, समझ जाना कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी समझना कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बेटा, ये पूछा भी गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ मिडिल एज। इनमें से मिडिल एज का राइटर कौन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो 1150 ईस्वी से
1500 ईस्वी के बीच का नहीं है। चौसर, ये जेफरी चौसर हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 1440 में लगभग पैदा हुए और 1340 से 1400 तक रहे शायद। ये जीबी शॉ हैं, ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं। ये आयरलैंड के थे, ये मॉडर्न एज के हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो जॉन गोवर है या विलियम लैंगलैंड है या जेफरी चौसर हैं, पूरा नाम बता रहा हूं मैं, ये सब मिडिल एज के हैं, ये सब मिडिल एज के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो जीबी शॉ होगा, क्योंकि जीबी शॉ वाज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट एंड ही वाज फ्रॉम आयरलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश? मैंने आपसे बताया था कि मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स हैं, नॉर्दर्न है, साउदर्न है, केंटिश है, ये 3 तो है ही, ये वाला नहीं है। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि कौन नहीं है, तो ये जवाब होगा। लेकिन सवाल ये है कि मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट कौन कौन है, तो 3 तो ये हो गए, और चौथा और पांचवा मैं बता दे रहा हूं, चौथा पांचवा ईस्ट वेस्ट के नाम से होगा। बड़ा आसान है मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट को बताना, वैसे भी एग्जाम में 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है, 2 से 5 नंबर का। तो शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आप इजिली बता सकते हो कि देयर आर 5 डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। 4 तो मैं यूं ही सिखा दे रहा हूं, चारों दिशाओं के नाम पे होगा, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। बेटा ये तो 4 हो ही गया, वेस्ट मिडलैंड, ठीक है। देखो चारों दिशा का नाम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। और पांचवा हेमा मालिनी का नाम सुने हो, ये देखो केंट का प्रचार करती है, वाटर प्योरीफायर का, तो उससे हो गया केंटिश। और एक चीज और, केंटिश कॉमन है बेटा, ओल्ड इंग्लिश में भी केंटिश जो है उसका डायलेक्ट है। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर? अब ये समझ गए कि मिडिल इंग्लिश का 5 गो डायलेक्ट है जी, समझे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विलियम लैंगलैंड वेल नोन राइटर हैं, कौन से एज का? सबको मालूम है, मिडिल इंग्लिश का। पायर्स द प्लूमैन का राइटर है बंदा। कौन सा साल मार्क करता है ओल्ड इंग्लिश के एंड को? तो 1066 मार्क करता है ओल्ड इंग्लिश के एंड को। जिसमें समझने का नहीं होगा वो मैं यूं ही आगे बढ़ जाऊंगा, समझाने की जरूरत जहां पड़ेगी मैं समझा दूंगा। फ्रॉम विच डायलेक्ट हैज द मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड? सवाल है कि मॉडर्न इंग्लिश जो अभी की है, जो हम लोग आप लोग बोलते हैं, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो मिडिल इंग्लिश के किस डायलेक्ट से निकली है, किस बोली से निकली है? यू हैव टू आंसर। देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मॉडर्न इंग्लिश हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से निकली है ये। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज? जो बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज है, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप लिंग्विस्टिक में इसके बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज की स्टडी के बारे में। तो ये जो बड़ा मेजर लिंग्विस्टिक चेंज हुआ था, भाषा में परिवर्तन, वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले शॉर्ट वॉवेल का ही सिस्टम होता था, लॉन्ग वॉवेल पहले नहीं होता था। लॉन्ग वॉवेल इंट्रोड्यूस किया गया था मिडिल इंग्लिश में ही। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल 2 बार पूछा गया है, साइंस कॉमर्स वालों को भी और आर्ट्स वालों को भी। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ऑफर का फायदा जरूर उठाना। 2 दिन अगला ऑफर है, 24 और 25 को क्रैश को सिर्फ 399 में। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करेंगे, उनको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो जाओ ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो और क्रैश कोर्स 2023 से जुड़ जाओ। ये जो ऑगस्टन नाम है ना, ये दिया गया था अर्ली कौन से साल के अंत में? तो अर्ली 18th सेंचुरी के एंड में जो है, 18th सेंचुरी को ऑगस्टन नाम दिया गया था, वो ऑगस्टन पीरियड कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री का पिता किसको कहते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको बताना है। इंग्लिश लिटरेचर का फादर हो या इंग्लिश पोएट्री का फादर हो, वो जेफरी चौसर को कहा जाता है। और ये वाला सवाल एकदम गलत है, बचपने से पढ़ते आ रहे हो अंग्रेजी के बारे में, गलत। हम भी पढ़े थे बेटा। सवाल का है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश?
तो जवाब इसका कहाँ मिलता है पता है? विलियम शेक्सपियर। अरे बेवकूफ कहीं का, कहां पढ़ लिया तुम कि विलियम शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश है? वो बंदा था इधर जो है 1564 समथिंग का बंदा है, 1616 में बंदे की डेथ हुई। उससे पहले जेफरी चौसर घर घर में पॉपुलर हो चुके थे इंग्लैंड में। तो फादर ऑफ इंग्लिश की बात आए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की बात आए, लिटरेचर की बात आए, तो नाम बताओगे जेफरी चौसर। हाँ, शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन है, अंग्रेजी बहुत लिखा उन्होंने, खूब लिखा, अपने भी बहुत सारे वर्ड बनाए, खूब ड्रामा लिखा, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये टेम्पेस्ट, ये सारी की सारी किताबें उसी बंदे की लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी, किंग लेयर, है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला, Who translated Bible into English? बाइबल को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया आपको बताना है। चौसर ने, गोबर ने नाम देखो का है जी लैंगलैंड ने, विक्लिफ ने। तो सही जवाब होगा विक्लिफ इसका। ऐसा कहा जाता है कि बाइबल पहले, जिसको हिंदी में इंजील कहते हैं, इंग्लिश में उसको बाइबल कहते हैं, इसको ट्रांसलेट करने वाला बंदा जॉन विक्लिफ था, जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसका मतलब ये इंग्लिश में नहीं था पहले, ये पहले हिब्रू लैंग्वेज में था, हिब्रू लैंग्वेज में। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैंटरबरी टेल्स, ये किसकी लिखी हुई किताब है आपको बताना है। कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स किसकी लिखी किताब है? लैंगलैंड, शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर, जल्दी से बताओ। कैंटरबरी टेल्स ये एक ऐसी किताब है, ये कैंटरबरी टेल्स एक ऐसी किताब है जिसमें ये ट्रैवलर्स की कहानी है ना। ये इसको लिखा था जेफरी चौसर ने ही, जिसमें कुछ तीर्थयात्री हैं जो किसी श्राइन पे जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस कब हुआ? मिडिल इंग्लिश में हुआ। और अगर मिडिल इंग्लिश में भी पूछे अर्ली में या लेटर में, तो बोलना है लेटर मिडिल इंग्लिश में। आपका दूसरा चैप्टर भी मेरे भाई कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। सिर्फ 6 चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, खूब इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा ये लेक्चर, और मिलेगा तो इतने क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करना है ओके इंग्लिश एकेडमी पे। सबके सब पहुंच जाओ, आपकी इंग्लिश को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी है। बिहार में भी अंग्रेजी की क्रांति होगी, और ओके इंग्लिश एकेडमी ने शुरू कर दिया है लेवल स्टूडेंट्स का। आओ देखो यहां पे, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कब से शुरू होता है? तो बेटा जैसे ही मिडिल इंग्लिश का पीरियड खत्म होगा, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, देन दैट इज 1500। और अगर पूछे कि मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है, तो घबराओगे नहीं, 1500 से लेके, और कोई पीरियड नहीं बता दोगे, 1500 से लेके अब तक, आगे टिल नाउ आता है। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022, तो 2022 दे दोगे, ठीक है। देना नहीं है, टिल नाउ बोलना है। समझाने के लिए मैंने 2022 लिख दिया है। मॉडर्न इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश तो अलग अलग डायलेक्ट में बटी हुई थी, अलग अलग बोली में बटी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश की, तो बेटा ये जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड यानी हर जगह का एक ही स्वरूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, अगला आपकी स्क्रीन के सामने, द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू, द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू, द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू। Who brought a revolution by introducing printing technology in England? इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आविष्कार होने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जो चीजें पहले हाथ से लिखी जाती थी वो अब छप के आने लगी, गॉट। और उसको इन्वेंट करने वाला, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाला बंदा जो था, उस बंदे का नाम था विलियम कैक्सटन। याद रखोगे बेटा, क्या नाम था? विलियम कैक्सटन। और जो साल था वो था 1476, 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। विच इवेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन मॉडर्न इंग्लिश?
कौन सा इवेंट था जिसका अंग्रेजी पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा था? तो वो था पुनर्जागरण काल, जिसको इंग्लिश में हम रेनेसेंस पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में अंग्रेजी पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कौन से अंग्रेजी की, ओल्ड मिडिल मॉडर्न, किस इंग्लिश की जो तरक्की है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद और ज्यादा रंग, मतलब जो उस पे चढ़ने लगा, उसको मदद मिली, तो वो मॉडर्न इंग्लिश था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बाद मॉडर्न इंग्लिश को बहुत हेल्प हुआ। आगे, इंग्लिश यूज सिंस 1500 इज कॉल्ड। 1500 से लेकर अब तक की जो अंग्रेजी यूज हो रही है क्या कहलाती है मेरे भाई? तो वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। कोई बातचीत नहीं, चैप्टर एंड होगा फिर कुछ बात करेंगे, तब तक चलते रहो, बढ़ते रहो। Who is the writer of फेरी क्वीन? फेरी क्वीन की कहानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में लिखी गई थी और ये लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने, रानी से बहुत अच्छे संबंध थे इसके। आगे बढ़ते हैं, किसने ये वाली किताब पब्लिश की? ये डिक्शनरी, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा इसको अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी कहा जाता है, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 1755 में पब्लिश किया और इसको कंपाइल करने वाला बंदा, संकलित करने वाला जो बंदा है, उस बंदे का नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। याद रखोगे, Dr. Samuel Johnson was the first guy to compile a dictionary. That's why he is also called a lexicographer. First lexicographer of English is Dr. Samuel Johnson. Lexicographer is the person who compiled the dictionary. And as he was the first person who compiled a dictionary in English, that's why he is called the first lexicographer. The name is Dr. Samuel Johnson. और यही वो बंदा है, and he is the same guy who coined the term metaphysical in English, जिसने अंग्रेजी में metaphysical वाला टर्म दिया था। भले ही इसके पायनीर थे जॉन डन, उस तरह की पोएट्री को शुरू करने वाले, लेकिन उस नाम को जिस बंदे ने दिया था वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कैप्सूल, वायरस, ये सब जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के हैं। कैप्सूल, वायरस, दीज आर द वर्ड दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दुनिया में ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में लगभग सभी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं इसमें। देखो, ये भारत में आई, इंडिया में आई, तो इसने इंडिया से सारी वर्ड लिया। ये क्या बोलते हैं, लाठी वर्ड लिया, इसने यहां से सिपोई वर्ड लिया, इसने यहां से चारपोई वर्ड लिया। दीज आर द वर्ड्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश। ये जो जंगल वर्ड है ना, ये भी इंग्लिश में डायरेक्ट यूज होता है, JUNGLE। सिपाही, SEPOY। गॉट। ये अगर ईरान में गया तो वहां से उसने पर्सियन फारसी ले लिया। कैरावन, कारवां बोलते हैं ना काफिला को, ये इंग्लिश में CARAVN। ये चाइना में गया तो इसने लंचियन वर्ड ले लिया, LUNCHEON। आपने इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई में भी देखा होगा। लेकिन आपको इंग्लिश को इस तरह से पढ़ने की फुर्सत नहीं है बेटा, बस पास करने के मकसद से पढ़ते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके लिए भी एक कोर्स लाते हैं जिसका नाम है एग्जाम मंथन। हर साल 15 दिसंबर को लॉन्च होता है। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 15 दिसंबर को एक हम ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि बेटा बस 1 से 1.5 घंटा पढ़ोगे, अंग्रेजी में 80+ नंबर ले आओगे, गारंटी है। वेट करो, लॉन्च होने दो उसको 15 दिसंबर। लेकिन अभी भी हम सजेस्ट करेंगे वो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते और सिर्फ मतलब वो अलादीन का चिराग मिल जाए और पास कर जाएं, उनके लिए वो कोर्स है। अभी अगर पढ़ना है, अच्छे स्टूडेंट्स की कतार में आना चाहते हो, देन आपके लिए क्रैश कोर्स। 300 नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे दो, 200 नंबर की ओके इंग्लिश एकेडमी को दो। आगे है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये कहां शुरू हुआ? सबको मालूम है, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट वन। अच्छा, हाउ मेनी डायलेक्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आर देयर? मॉडर्न इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं? मॉडर्न इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं? जल्दी से बताओ।
ये देख रहा हो लड़का सबका क्या बोल रहा है, सर लगता है हम ही है उस टाइप के, मेरे लिए है लगता है ये कोर्स। देख रहे हो विनोद, अपने आप को लड़का जो है कमतर समझता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है लगता है लड़का। नहीं बेटा, चलिए, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आर देयर? मॉडर्न इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं बेटा? कोई डायलेक्ट नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में। जैसी अंग्रेजी यहां बोली जाती है वैसी ही वहां बोली जाती है। इंग्लैंड में भी वही इंग्लिश, इंडिया में भी वही इंग्लिश, जापान में भी वही इंग्लिश, चाइना में भी वही इंग्लिश। हु रोट वॉल्पोन? वॉल्पोन किसने लिखा था? वॉल्पोन के राइटर हैं बेन जॉनसन, बहुत फेमस बुक है ये। एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई फेरी क्वीन अक्सर एग्जाम में आता है। विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, ये सब जो बुक्स हैं, जूलियस सीजर, किंग लेयर, है ना, किंग लेयर, ये सब किताब LEAR, लेयर। वॉल्टर स्कॉट की लिखी हुई इवान हो, ये बुक है इस बंदे की, बहुत फेमस है। बेन जॉनसन की लिखी हुई वॉल्पोन, लो मैंने बुक्स का नाम भी लिख दिया सबके। एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन, शेक्सपियर ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लेयर, वॉल्टर स्कॉट इवान हो, बेन जॉनसन वॉल्पोन। These are the books, these are very famous books written by these writers on the left side. So you have to memorize the name of all these books. आगे, the next one is, when did printing technology develop in England? इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई? छापा खाना का आविष्कार इंग्लैंड में कब हुआ था? 1476 में। करने वाला बंदा था विलियम कैक्सटन। याद रखोगे बेटा, बार बार लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये तो इसने इंग्लैंड में शुरू किया था। यहां भी एक टेक्निकल चीज याद रखोगे। लेकिन अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में किसने किया था तो बताना, गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग जर्मनी का था। इसने पूरे यूरोप की अगर बात होगी तो गुटेनबर्ग का नाम आएगा। बट अगर सिर्फ और सिर्फ बात होगी इंग्लैंड की तो विलियम कैक्सटन का नाम बताना और साल बताना 1476। बताओ, इस क्वालिटी की इंग्लिश तुमको ओके इंग्लिश एकेडमी के अलावा और किसी चैनल पे मिलती है? ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलोगे? क्वालिटी ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं बेटा। हम भी बिहार में रहते हैं, खूबे चैनल हम भी देखा है, हमारे भी रिकमेंडेशन में बहुत सारा चैनल आता है। इसलिए ऑनेस्टली जो दिल बोलेगा वो हाथ से टाइप करोगे। सुधारना है अंग्रेजी तो आना पड़ेगा ओके इंग्लिश एकेडमी में, और बाकी पेपर हम फ्री देते हैं, उसका पैसा वैसा नहीं लेते हैं जी। चलो, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ये आपका चौथा चैप्टर है। दिस इज योर 4th चैप्टर। पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस देश में इंग्लिश इज नॉट यूज्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज? अंग्रेजी को पहली लैंग्वेज के रूप में यानी मातृभाषा के रूप में यूज नहीं किया जाता है। आपको बताना है, जल्दी से आंसर करो। अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड और आयरलैंड, विच इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन से देश में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं किया जाता है? तो सही जवाब है इंडिया। अपने भारत में अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज है का? अरे अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है अपने भारत में। गांव में बोल के देखोगे, खैर अभी तो नहीं होता, लोग बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं। पहले का होता था हम लोगों के टाइम में, अगर बोला करते थे स्टूडेंट लाइफ में अपने, बड़का अंग्रेज का बच्चा आ गया है, समझे, ऐसे बोला जाता था। तो इंडिया में तो भाई अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ, मगर अब सेकंड लैंग्वेज हो गया है ये। आगे बढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज? एक बात अपने माइंड में, दिमाग में फिट बिठा लो, जितना भी कोना है ना बेटा, सब कोना में ये बात बिठा लो। कौन सी बात? कि ये जो इंग्लिश है अगर नहीं सीखोगे तो करियर नहीं बनेगा बेटा, चौपट हो जाएगा। जो तुमको कहता है कि अंग्रेजी से कुछ नहीं होगा, पहले अपना वाला पेपर देख लो तो दुकान पे जाके क्या बोलोगे? चचा 1 किलो सोडियम क्लोराइड दीजिए। डेली लाइफ में केमिस्ट्री चलता है, फिजिक्स मैथ चलता है
बेटा लैंग्वेज चलती है। जो तुमको सिखा रहे हैं उनसे बोलो हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, तो बोलेंगे इंग्लिश है। उनसे बोलो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, तो बोलेंगे इंग्लिश है। उनसे बोलो कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब किसके दम पे मिलती है, तो इंग्लिश में मिलती है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उनसे बोलो कि यूपीएससी में जो रिजल्ट आता है टॉप 1000 में 950 सीट इंग्लिश वालों के लिए रहती है, 50 सीट हिंदी वाले जो है रहती नहीं है। 950 क्वालिफाई करने वालों का मीडियम इंग्लिश होता है, बाकी 50 का हिंदी होता है। कहां छुपोगे बेटा, हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ते हो। रे भैंस चराने वाला भैंस चरावा बच्चा सब जो होता है वो हिंदी मीडियम में साइंस पढ़ता है, गधेड़ा सब कहीं का। साइंस अंग्रेजी मीडियम में पढ़ो और उससे पहले इंग्लिश को पढ़ो। क्यों, देख लिया है हमने, जो बोला वो काफी है, अब ज्यादा मत सुनो, अब आगे बढ़ो। In which of the following countries English is not used as a second language? आप देखोगे आईआईटी या मेडिकल का, साइंस पढ़ोगे हिंदी भाषा में। मेडिकल जो है वो हिंदी में कर लोगे तुम। एको टू मेडिकल की बुक का नाम बता दो जो हिंदी मीडियम में आती हो। एक भी आईआईटी की बुक का नाम बता दो जो हिंदी मीडियम में आती हो। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस देश में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करते हैं? सिंगापुर में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होती है, इंडिया में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होती है, हांगकांग में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होती है, लेकिन अमेरिका में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं होती, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, द नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज? इनमें से किस देश में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज नहीं करते? रशिया, चाइना, जापान, अरब, इन सब कंट्रीज में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, बट इंडिया में यूज नहीं होता। तो पूछ ये रहा है कि कहां यूज नहीं होता, तो इस सवाल का सही जवाब जो है ना वो यही होगा, इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। विच इज द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं पूछा जा रहा है आपसे, कौन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लैंग्वेज, तो वो इंग्लिश है। द मोस्ट यूज लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश। लेकिन ये बात नहीं सोचोगे कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज चाइनीज है, जिसका असल नाम मैंड्रिन है। चाइनीज तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीन की लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो लैंग्वेज कौन सी है तो हम बोलेंगे मैंड्रिन। मैंड्रिन नाम है उसका। चलो, अगला है, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। हाँ, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा यूज लैंग्वेज इंग्लिश है, मोस्ट यूज लैंग्वेज इंग्लिश, और मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज तो फिर ये मैंड्रिन देना, इसका सी आंसर देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वीडियो को लाइक करके बेटा शेयर करके आगे बढ़ाते रहोगे, समझे? नहीं तो उसका जो है फर्क तुम लोगों को मार्क्स में दिखने लगेगा। सब स्टूडेंट वीडियो को जो है शेयर करते रहो। आगे बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर? इनमें से किस लैंग्वेज के पास सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर है? नेटिव स्पीकर समझते हो, जहां की वो भाषा है वहां उसके बोलने वाले सबसे अधिक हैं। तो ये मैंड्रिन है, इसको ये प्रिविलेज प्राप्त है कि चाइना के लगभग सभी लोग अपनी ही भाषा को प्रेफर करते हैं। आगे, चाइना, जापान, अरब, ये लोग ऐसी कंट्रीज हैं जो दूसरों को अपना भाषा पढ़ने पर मजबूर करवाती हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज इंग्लिश बीन डिवाइडेड? और रशिया भी, इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज इंग्लिश बीन डिवाइडेड एज पर इट्स स्पीकर? अपने स्पीकर के दृष्टिकोण से अगर देखो, बोलने वालों के दृष्टिकोण से इंग्लिश को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में। सबसे पहले वो लोग जो इंग्लिश को मदर लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किए हुए हैं, उसके बाद वो कंट्रीज जिन्होंने इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद वो कंट्रीज जिन्होंने इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है। इसका मतलब बस एक एक लाइन में समझो। मदर लैंग्वेज का मतलब यह है कि बच्चा पैदा हुआ, आंख खोला और आसपास वही भाषा सुना, वो मातृभाषा कहलाती है। सेकेंड लैंग्वेज, पैदा हुआ,
और आस पास वो भाषा तो नहीं सुना, मगर जब बड़ा हुआ तो देखा कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो वो हुआ सेकंड लैंग्वेज। अ थर्ड फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये है कि तुम कितनो पॉपुलर भाषा हो, हम तोरे भाव ताव नहीं देंगे, तुम हमारे यहाँ अजनबी रहोगे हमेशा। ये है फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखो, मदर लैंग्वेज, ये एग्जाम में आता है, 4 ऐसे देश का नाम बताओ जहां अंग्रेजी मदर लैंग्वेज है, 4 ऐसे देश का नाम बताओ जहां अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज है, 4 ऐसे देश का नाम बताओ जहां अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या जवाब दोगे बेटा? जवाब उसका ये है कि क्रिकेट खेलने वाली जो गोरे देशों की टीम है, कौन? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये अंग्रेजी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अपनाए हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि बेटा वो कंट्री बताओ जहां जहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है, तो उसका ट्रिक सुन लो। इंडिया और पाकिस्तान के अलावे साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश। अब देखो, साउथ इंडियन फिल्म देखे हो? अरे जिसमें ना एक मुक्का मारता है, स्कॉर्पियो जमीन में धंसा देता है, वही वाली बात हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे देश की बात करोगे तो देखो, एक तो पहले इंडिया पाकिस्तान हटा दो, ये आंसर में पहले रिजर्व हो गया, यहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्मों के डॉन का देश कौन कौन? हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, है ना? इन सब जगहों पे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। देख रहा हो, थोड़ा मजा ले रहा है, बोल रहा है सर फर्स्ट लैंग्वेज में वेस्ट इंडीज नहीं होगा का? ये भी मजा ले रहा है। ए लड़का, ये सब बात बोलेंगे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो है का एक्ट लग जाएगा हम पे, नस्लीय भेदभाव करने का। ये बात तो हम भी जान रहे हैं कि वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मगर उन लोगों का रंग बहुत पक्का है, समझे? ये गलत बात है भाई। हम बोले गोरे कंट्रीज जो हैं एकदम गधे हो यार तुम लोग यार, ठीक है? अनाप शनाप बात करते हो। फॉरेन लैंग्वेज, ये गुस्सा उठ गया हमको, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं। देखो, फॉरेन लैंग्वेज का एक टिरिक हम दे रहे तुमको, ये दोनों का टिरिक तो हो गया, इसके बाद इसका टिरिक सुनो। फॉरेन लैंग्वेज का ट्रिक क्या है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। इसका ट्रिक है रुचि आजा आजा आजा, ठीक है? रुचि आजा, रुचि आजा। बुला नहीं रहे हम रुचि को, एक्चुअली ये कंट्री के नेम का कीवर्ड है बेटा। यहां से 4 ऐसा देश मिल जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी को कोई भाव नहीं दिया है, अपनी भाषा को फर्स्ट रखते हैं। चलो जानते हैं। RU से हो गया रशिया, CHI से हो गया चाइना, A से हो गया अरब, और J से हो गया जापान। ये वो कंट्रीज हैं जो अपने देश को भाव देते हैं, ना कि अंग्रेजी को। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी किस रूप में बोली जाती है? सेकंड लैंग्वेज के रूप में भाई। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। अगला सवाल है, नाउअडेज यानी आजकल इंग्लिश हैज गॉट द स्टेटस ऑफ अ डॉट लैंग्वेज। अंग्रेजी को कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, या ऑल ऑफ द एबव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एगो लड़का है, क्या बोल रहा है? देखो बेटा, ये अमर्यादित भाषा है, ठीक है? इस भाषा का प्रयोग मत करो, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बोल रहे सर आज हिंदी मीडियम वालों की जो है आपने जबरदस्त ले ली सर, ये देखो ये भाषा यहाँ पे यूज नहीं करो, गंदी बात, बदमाश लड़के हो तुम। देखो यहाँ, Nowadays English has got the status of a daughter language। आजकल अंग्रेजी जो है भाई इंटरनेशनल, वर्ल्ड, ग्लोबल, ये तीनों वर्ड सेम है, खाली जबान के टेस्ट के लिए इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। ऑल ऑफ द एबव ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि एग्जाम में कभी बच्चों को ये पूछ दिया जाता है हाउ इज इंग्लिश अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अगर वो बच्चा पढ़ के गया हाउ इज इंग्लिश अ वर्ल्ड लैंग्वेज और एग्जाम में आ गया हाउ इज इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज,
इतना भी दिमाग नहीं लगा पाएगा। अरे बिहार बोर्ड का बच्चा है ना, कि अंग्रेजी बचपने से कमजोर रहती है, मैट्रिक तक के दिमाग में भरा रहता है का, फेल भी हो गए तो भी पासे कर जाएंगे। सरकार का उपकार है। अंग्रेजी को कंपलसरी करो भाई मैट्रिक में, नहीं तो लड़का लड़की सब कौनो ध्यान नहीं देगा। मेडिकल इंजीनियरिंग में यहाँ के बच्चों को उतना रिजल्ट नहीं होने का कारण भी यही है, इनकी अंग्रेजी अच्छी रहवे नहीं करती है। अब बहुत सारे कमबख्त तो हिंदी मीडियम में पढ़ना शुरू कर देते हैं साइंस को यार, ठीक है, सितम है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये होगा, ये ऑल ऑफ द अबव तो हो गया, बट अगर एग्जाम में आए कि हाउ इज इंग्लिश अ वर्ल्ड लैंग्वेज, हाउ इज इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाउ इज इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो बेटा इसका आंसर है 5 नंबर में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? Yeah, today English has got the status of a world, global, or international language because today there is not even a single field, not even a single sector which is untouched, which English has, which has been untouched by English. It means English has touched all the sectors of the world. Got? And not even a single country is there which has adopted this language as a first, second, or third language. That's why it is also called a window to the world. It means if English is in your hand, if you know English, then you can enjoy all over the world. You can visit everywhere, you can take admission everywhere, you can get the job. There are many scopes. That's why it is called a global language. It means a large area of the world. In a large area of the world, English is circulated, it is used by the people there, whether as a first, second, or third language. चलो, why is English said to be a window to the world? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या है ना कि इट हैज आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इसके पॉपुलैरिटी की वजह से, या फिर ये पूरी दुनिया में यूज किया जाता है इसकी वजह से, या इसका हर सेक्टर में एक ब्रॉड इंपैक्ट है उसकी वजह से, या ये इंग्लैंड में शुरू हुई इसकी वजह से। तो इसका सही जवाब है बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया के हर कोने में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलो। अगला, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। अच्छा, नई वैरायटी को क्या कहते हैं? जो दुनिया के लगभग हर पार्ट में यूज की जाती है। अभी इसको क्वींस, एक क्वींस इंग्लिश नया टर्म चल रहा है, अभी एक न्यू इंग्लिश ये भी एक टर्म चल रहा है। तो अभी ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, उसको न्यू इंग्लिश का भी नाम दिया गया है। और क्वीन इंग्लिश ये बिल्कुल समझो कि कुछ लोग हैं जो प्योरिटन्स लोग हैं, जिन्होंने स्पेशली वो क्या बोलते हैं, क्वीन है एलिजाबेथ, उनकी जो रजवाड़े की जो लैंग्वेज है भाई, उसके लिए किंगडम की जो लैंग्वेज है उसको उन लोगों ने मतलब उसको आइसोलेट कर दिया हुआ है, ये क्वींस इंग्लिश कहलाती है। ये एक फैशन समझो एक तरह से इंग्लिश में। अगला है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये आपने 4 चैप्टर पढ़ लिया, कौन कौन सा? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सबसे पहला सवाल, वी 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 आई, पता नहीं कितनी बार अब तक पूछा गया, लगभग हर साल। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डॉटेड वर्ड। ये जो ड्रामा है ना, ये जो ड्रामा है ना, वो कौन से वर्ड से, कौन से लैंग्वेज के वर्ड से आया है? तो आंसर देना, ग्रीक वर्ड से आया है। और ये ग्रीक कहाँ की लैंग्वेज थी? तो ग्रीस की लैंग्वेज थी। ग्रीस यानी यूनान की लैंग्वेज थी, ये यूनान की भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिक एलिमेंट। अगर हम ड्रामेटिक एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज को मिलकर के ड्रामा बना है, तो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, जेस्चर, सॉलिलॉकी, these are the words, these are the terms, ये सारे टर्म आता है उसके अंदर, ड्रामेटिक एलिमेंट्स के अंदर। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ड्रामा में पाए जाने चाहिए। प्लॉट पाया जाना चाहिए, कैरेक्टर होना, प्लॉट एक नहीं हो तो ड्रामा कैसे होगा भाई? कैरेक्टर के बिना प्ले कौन करेगा? म्यूजिक तो कंपलसरी है जो स्टेज के पीछे से आता है। कंपोजिशन ये टाइप हो गई, ना कि ये कंपोजिशन जो है ना, ये स्ट्रक्चर में से आता है ड्रामा के, ये एलिमेंट्स में से नहीं आता। तो इनमें से सही जवाब कंपोजिशन होगा, क्योंकि आपसे सवाल भी किया गया है कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स कौन नहीं है।
अगला है, इनमें से कौन है जो ड्रामेटिस्ट नहीं है? टी.एस. एलियट ड्रामेटिस्ट हैं। विलियम शेक्सपियर की तो पहचान ही ड्रामा की वजह से है। विलियम वर्ड्सवर्थ ये पोएट हैं, ये ड्रामेटिस्ट नहीं है, तो इसका सही जवाब ये होगा। जीबी शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी ड्रामेटिस्ट ही रहे हैं। अगला है, हु इज द राइटर ऑफ जूलियस सीजर? सबको मालूम है जूलियस सीजर का राइटर कौन है। विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर के राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आर्म्स एंड द मैन का राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन का राइटर है जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला है, द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल जो है, अक्सर आपको ये पूछा जाता है, इसका जो संबंध है वो किससे है? विलियम वर्ड्सवर्थ से है। इसको मैंने इस चैप्टर में दे दिया है, हालांकि ये पोएट्री वाले में आना चाहिए, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री, इन्होंने पोएट्री लिखा है, इन्होंने ड्रामा नहीं लिखा है। द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में पहले जो ड्रामा होता था तो उसका भी रूप होता था कॉमेडी ड्रामा। पहले रिलीजियस फॉर्म था ड्रामा का, उसके बाद कॉमेडी आया, फिर लड़की वड़की को शामिल किया गया। तो ये जो पहला कॉमेडी ड्रामा था वो था रॉस्टर डॉस्टर था, जिसको निकोलस उडाल ने लिखा था। ये बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में एक्सपोजिशन आता है, कॉम्प्लिकेशन आता है, कंक्लूजन आता है, कैटास्ट्रॉफी आता है, ये सब चीजें आती हैं, बट जेस्चर उसमें नहीं आता, क्योंकि ये जो जेस्चर है ना, ये ड्रामेटिक एलिमेंट्स में आता है। प्लॉट, कैरेक्टर, म्यूजिक, जेस्चर, डायलॉग, सॉलिलॉकी, ये सारी चीजें ड्रामेटिक एलिमेंट्स में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा? इनमें से टाइप ऑफ ड्रामा कौन नहीं है? ट्रेजेडी है टाइप ऑफ ड्रामा, कॉमेडी टाइप ऑफ ड्रामा है, ट्रेजी कॉमेडी ये भी टाइप ऑफ ड्रामा है, लेकिन ये सोनेट टाइप ऑफ ड्रामा नहीं, सोनेट टाइप ऑफ पोएम है, 14 लाइन वाली पोएम इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, गीतांजलि को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर भी एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, और इंडिया से बात करेंगे तो एक और है, क्या गिरीश कर्नाड, ये भी हैं। एक और है इम्तियाज अली। इम्तियाज अली हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो या गिरीश कर्नाड हो, ये लोग ड्रामेटिस्ट रहे हैं भारत में। और सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट भारत की अगर बात करो तो कालिदास, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं संस्कृत लैंग्वेज में, मेघदूतम, रघुवंशम, मृच्छकटिकम, अभिनज्ञ शकुंतलम, दीज आर द नेम ऑफ dramas which has been penned by Kalidas, a great scholar of Sanskrit. That's why Kalidas is also called the Shakespeare of India. आगे बढ़ते हैं, द गीतांजलि वॉज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको 1913 में गीतांजलि की वजह से ही वॉज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन 1913 जस्ट बिकॉज ऑफ द गीतांजलि। There was a Bengali poetry collection. आगे बढ़ते हैं, the first tragedy Gorboduc. Gorboduc was written by, ये जो पहली ट्रेजेडी है गॉर्बोडक, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने। ये जो है ना, ये गॉर्बोडक में है। आगे चलो, ये गॉर्बोडक जो है लिखा है थॉमस सैकविल और नॉर्टन ने। Which one of the following is not among university wits? इनमें से कौन है जो यूनिवर्सिटी विट्स में से नहीं है? आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहते हैं? डू यू नो के यूनिवर्सिटी विट्स कौन है? एक्चुअली देखो, इंग्लिश में जो ड्रामा होता था ना, तो पहले सिर्फ और सिर्फ रोमांस होता था ड्रामा में। सॉरी, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है धार्मिक ड्रामा होता था, जिसमें कोई लड़की का सीन नहीं होता था, कोई किस विस इधर उधर रोमांस वोमांस का सीन नहीं होता था। तो शेक्सपियर से ठीक ठीक पहले के कुछ दोस्त थे, कुछ ड्रामेटिस्ट थे अंग्रेजी में, इन्होंने रोमांस भरना शुरू कर दिया। ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं, और इनको याद करने का भी बड़ा शानदार ट्रिक है। इसका भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वी आई क्वेश्चन है। इट इज ऑलवेज आस्क्ड, हमेशा पूछा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम दिस चैप्टर, द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। द क्वेश्चन इज हु आर यूनिवर्सिटी विट्स, और ये भी कि नेम देम, उनका नाम भी बताएं। तो द इमीडिएट प्रेडिसेसर्स ऑफ
William Shakespeare, who introduced the romantic form of drama in English. They are known as university wits. And if you talk about their name, they are John Lilly, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, and these are the names. जॉन लिली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लो. मतलब शेक्सपियर से ठीक पहले के वो बंदे जिन्होंने अंग्रेजी ड्रामा में रोमांस की शुरुआत की, यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं. और उनके नाम की अगर बात करो तो वो हैं जॉन लिली, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन. और इसका एक ट्रिक बताते हैं बेटा, इसका एक ट्रिक बताते हैं. देखो ये है ट्रिक. ट्रिक क्या है? अगर नाम बताना पड़े तो ये बता देना, जॉन की बकरी के बच्चे हरे और पीले हैं. ये राइटर्स का नाम हो गया. जॉन की बकरी के बच्चे हरे और पीले हैं. अरे हम काहे कहते हैं तुमको कि ओके इंग्लिश एकेडमी पे आओ? द बेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. दैट्स व्हाई. आओ बेटा, इस फ्लेवर को चखो, मजा लो. जॉन से हो गया जॉन लिली, वरना हमेशा जो है बिहारी वाला तुम्हारा टोन भी रहेगा और साथ में वो इंग्लिश भी रहेगी. जॉन लिली, बकरी का बच्चा, देखो इसको किड बोलते हैं, तो इससे हो गया थॉमस किड, दूसरा नाम. उसके बाद है हरे, तो इस हरे से हो गया रॉबर्ट ग्रीन, एक और राइटर का नाम हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन. और यहां पीले हैं तो इस पीले से जॉर्ज पील, GEORGE, जॉर्ज, PEELE, ये राइटर का नाम है. अब देखो क्या ट्रिक है. जॉन की बकरी के बच्चे हरे और पीले हैं. जॉन से जॉन लिली, बकरी के बच्चे थॉमस किड, हरे से रॉबर्ट ग्रीन, पीले से जॉर्ज पील. तो सही जवाब इसका होगा विलियम शेक्सपियर. इसमें क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं. आगे चलो, द नेक्स्ट वन. अगला सवाल है, बिटवीन विच ईयर ऑफ डेट डिड शेक्सपियर लीव? शेक्सपियर कब से कब तक जिंदा रहे? तो ये 1564 से 1616. बी इज द करेक्ट आंसर. इस बंदे का जो लाइफ पीरियड है वो वही है. अगला है वेस्टलैंड और कॉकटेल पार्टी. यही नहीं बेटा, 4 क्वार्टेट्स, ऐश वेंसडे, ये सब भी किताबें हैं. और ये सब लिखी हुई किताबें किसकी है? T.S. एलियट की. चाहे ये GB शॉ हो, सैमुअल बैकेट हो, या फिर ये T.S. एलियट हो, ये सभी के सभी ड्रामेटिस्ट हैं. तुगलक, ये एक इंडियन ड्रामेटिस्ट है. इसको किसने लिखा? आसिफ करीम भाई, ताबिश खैर, आर्यन टैगोर, गिरीश कर्नाड. ये सही जवाब है, गिरीश कर्नाड. अभी इनकी डेथ 2 साल पहले हुई थी, लगभग कोरोना के पीरियड में शायद. अगला है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर. ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. आगे लास्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल. बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो. तैयारी तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है. मेरी एनर्जी लग रही है ना. तैयारी तुम्हारी हो रही है. पूरा मजा देने की कोशिश कर रहा हूं इस क्लास में. मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीच में थोड़े बहुत चुटकुले हो जाएं, थोड़े ट्रिक्स हो जाएं और कुछ मोटिवेशन भी हो जाए. स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश को. सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश की ऐसी क्लास यूट्यूब पे आपको नहीं मिली होगी. डॉट इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ. नॉवेल किसको कहते हैं? इसका जवाब है इस लाइन में. अगर आपसे पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज अ नॉवेल, तो आप बोलोगे नॉवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ what we see, feel, think and learn from life. मतलब जो कुछ भी हम अपने समाज में देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं और सीखते हैं, उसका वाइटल रिकॉर्ड है. एक बड़ा संकलन है उसका. आगे, Who is considered to be the pioneer of modern novel? पायनीर किसको बोलते हैं? मार्गदर्शक को. तो आधुनिक नॉवेल का मार्गदर्शक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बुनियान को. आधुनिक नॉवेल का मार्गदर्शक, द पायनीर ऑफ मॉडर्न नॉवेल. अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो?
रॉबिन्सन, लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो का राइटर कौन है? तो वो है रॉबिन्सन क्रूज का डैनियल डीफो इज द राइटर ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। आगे है द नेक्स्ट वन, हुज द मेन कैरेक्टर इन लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज बहुत फेमस नॉवेल है ये, आपने पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर शेलक्रिक उसका जो है वो मेन, ये जो है ना अलेक्जेंडर शेलक्रिक, सेल्क्रिक ये उसका मेन कैरेक्टर है। वो आपने सुना होगा कि एक आइलैंड है उस पे वो जो है खो जाता है और फिर बहुत दिनों के बाद उसकी आवाज जो है सुनाई पड़ती है। ये आप लोगों ने हिंदी बुक में बातचीत है ना उसमें सुना होगा रॉबिन्सन के बारे में, 16 साल के बाद आवाज सुनी थी, वो यही है। आगे चलो, डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। आधुनिक नॉवेल का फादर किसको कहते हैं? तो भाई वो हम कहते हैं रिचर्डसन को। कहीं कहीं पर बुनियान लिखा, सॉरी बुनियान बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर आप हेनरी फील्डिंग लिखा हुआ देखोगे अगर आप गूगल करोगे तो, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जाओगे तो इसका जवाब रिचर्डसन दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूरी किताब मुझे याद है। आई हैव मेमोराइज्ड योर होल बुक, टेक्स्ट बुक, चाहे वो रेनबो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो। Who wrote टॉम जोन्स? टॉम जोन्स किसने लिखा भाई? तो ये हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स को लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्राइड एंड प्रेजुडिस का राइटर कौन है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का राइटर है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का राइटर है जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन। और यही नहीं, इसके अलावा एक और किताब है, उस किताब का नाम है एम्मा, EAA में। इस बुक का भी राइटर, इस बुक की भी राइटर जेन ऑस्टन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द जॉनर, इसको हम जॉनर पढ़ते हैं, जॉनर, जेनरे मत पढ़ देना। ये नॉवेल जो है इसने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत तेजी से, रैपिड प्रोग्रेस, किस पीरियड में? तो विक्टोरियन पीरियड में नॉवेल खूब लिखा गया था और एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा खूब लिखा गया था। विक्टोरियन पीरियड वो पीरियड है, वो पीरियड है जब क्वीन विक्टोरिया इस पे थ्रोन पे आसन की, मतलब वो सिंहासन पे बैठी। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं बता रहा था कुछ राइटर्स जो ऑप्शन में थे और उनकी लिखी हुई किताबें, तो मैंने वहां पर इवान हो का भी वर्णन किया था। आई टोल्ड यू अबाउट इवान हो। सर वॉल्टर स्कॉट इज द राइटर ऑफ, या सर वॉल्टर स्कॉट इज द राइटर ऑफ इवान हो, एंड सर वॉल्टर स्कॉट इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। ऐतिहासिक किताबों को, नॉवेल्स का जो पिता कहा जाता है वो सर वॉल्टर स्कॉट है। इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल लिखे हैं। डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड, ये जो किताब है वो चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई किताब है, बहुत फेमस बुक है। दुनिया में जो किताबें खूब पढ़ी गई हैं नॉवेल में, उनमें से एक ये भी है जो लिखी हुई है चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज नाम से भी एक बड़ी फेमस बुक लिखी है। अनटचेबल, कूली, ये इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद की लिखी हुई किताबें हैं। पंथापुरा, सरपेंट एंड द रोप, ये सब किताबें राजा राव की लिखी हुई किताबें हैं। द गोल्डन गेट, सॉरी ये द गाइड, R.K. नारायण की लिखी हुई किताब है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज सेड टू बी द फर्स्ट इंडियन नॉवेल? इनमें से कौन सा नॉवेल है जिसको पहला इंडियन नॉवेल कहा जाता है? तो वो है राजमोहन वाइफ, राजमोहन की बीवी। 1864 में ये नॉवेल जो है पब्लिश हुई थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1864 एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही रोट दिस नॉवेल, ठीक है, 1864 में, एंड इट इज सेड टू बी द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस बुक है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको अरुंधति रॉय ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने। कमला दास ने लिखा है समर इन कालगड़ा, यस अल्लाह, ये माई स्टोरी है ना। ये अनीता देसाई ने लिखा है द वॉइसेस, वॉइसेस इन द सिटी। अरुंधति रॉय ने लिखा है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सावित्री को किसने लिखा है? तो सावित्री को लिखा है औरबिंदो घोष ने। सरोजनी नायडू ने लिखा है, सॉरी औरबिंदो घोष ने। सरोजनी नायडू ने लिखा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये R.N. टैगोर ने लिखा है चित्रा, रेड ओलियंडर, गीतांजलि। दीज आर द बुक्स रिटन बाय R.N. टैगोर। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। Serpent and the Rope was written by, Serpent and the Rope was written by Raja Rao,
राजा राव। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, डोंट वरी माय डियर, हिंदी का भी मैराथन आने वाला है और कल ही हम हिंदी का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए यहां पर। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। ये जितना भी था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ये सब का सब आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये एक और चैप्टर है, लेकिन ये एक चैप्टर के रूप में नहीं है। ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है, ये किसी दिन मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन आता है बुक्स एंड राइटर्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ कि इस किताब का राइटर कौन है। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी एक लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी एक दिन आपका ये सेशन कराया जाए, बड़े अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और एक और चीज, वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट्स भी क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं भाई, वो क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ। A to Z स्टूडेंट्स, ठीक है, A to Z स्टूडेंट्स जो अभी क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हो, वो सभी के सभी जाकर इन नंबर्स पे कॉल करो। अगर कोई प्रॉब्लम है क्रैश कोर्स से जुड़ने में तो दीज आर द नंबर्स 7322948711, 8969591900। दीज आर द नंबर्स जिस पर आपको कॉल करने हैं और क्रैश कोर्स की जानकारी लेनी है। वैसे अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऐप पे जाकर वहां भी क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत का कंप्लीट कोर्स फ्री में दिया जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी ज्वाइन करोगे अभी सारे चैप्टर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर को चाहो उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप लोगों से मुलाकात मेरी फिर होती है किसी और दिन, किसी और सेशन के साथ। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपका पूरा हो गया। ये मैराथन था, लेकिन ये बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगभग सारे क्वेश्चन चाहिए, एक एक चैप्टर में 30-30, 40-40 क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपर्स टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। या आप टॉप क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन कर लें तो उसमें डिजिटल टेस्ट फ्री है, ठीक है, जो सिर्फ 399 में मिल रहा है दोनों पेपर। तो आंख बंद करो, जाके ऐप डाउनलोड करो और अभी के अभी क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ। लव यू, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। और हाँ, हिंदी का मैराथन कल अटेन जरूर करोगे। शाम 7 बजे मैडम लेने वाली हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन है। पूरा प्रो सेक्शन एक दिन में होने वाला है।